नमस्कार, आप देख रहे हैं राजप्रताप। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आर्थिक आधार पर जारी रहेगा 10% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 3 जजों ने जताई सहमति। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 2 जज इसके खिलाफ। नोएडा फेज 2 में एक कंपनी में लगी भीषण आग, 7 फायर टेंडर मौके पर मौजूद। छावला रेप केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 दोषियों को किया बरी। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटा। मौलवी ब्रिज हादसे का गुजरात हाई कोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान। 14 नवंबर को होगी सुनवाई। और बिहार में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई। विरोध में लोगों ने किया चक्का जाम। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आर्थिक आधार पर देश में आरक्षण सबसे आगे जारी रहा है। वहीं चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच में से 3 जजों ने आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला दिया, जबकि दो जजों ने इस पर अपनी असहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बेंच की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था पर फैसला सुनाया। 5 जजों में से 3 जजों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण पर सहमति आरक्षण का समर्थन किया। वहीं जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि आरक्षण संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ नहीं है। वहीं 103वां संशोधन वैध है। और जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी इस फैसले पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस महेश्वरी के निष्कर्ष से सहमत हूं, उसे सामान्य वर्ग के साथ शामिल नहीं किया जा सकता। वहीं संविधान निर्माताओं ने आरक्षण सीमित समय के लिए रखने की बात कही थी, लेकिन 75 साल बाद यह जारी है। वहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण फैसला देते हुए जस्टिस रविंद्र भट्ट ने असहमति जताई। रविंद्र भट्ट ने कहा कि आबादी एक बड़ा हिस्सा यानी कि SC, ST, OBC का है, उनमें बहुत से लोग गरीब है, इसलिए 103वां संशोधन गलत है। जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने भी 50% से ऊपर आरक्षण देने का मामला भी गलत माना। वहीं उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) रद्द होने चाहिए, जबकि चीफ जस्टिस ललित ने भी आर्थिक आधार पर आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस रविंद्र भट्ट के फैसले से सहमत हूं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने 3 में से 2 की बहुमत से EWS आरक्षण को लेकर बरकरार रखा और इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने EWS कोर्ट की अवैधता को चुनौती देने वाली 30 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 27 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूपी के नोएडा में आज एक एक्सपोर्ट कंपनी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग बुझाने के लिए 7 फायर टेंडर वहां मौके पर मौजूद रहा। बताया जा रहा है कि जिस कंपनी में आग लगी वह नोएडा फेज 2 में स्थित है। आग लगने की वजह से पूरी कंपनी जलकर खाक हो गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसमान में काले धुएं का गुब्बारा छाने लगा। वहीं समाचार एजेंसी के मुताबिक नोएडा फेज 2 में स्थित मुश्किन इंटरनेशनल कंपनी में आग लग गई और फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रही और आग बुझाने का काम दोनों ने मिलकर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में एक 19 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाले 3 दोषियों को बरी कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2014 में दोषियों के मौत की सजा बरकरार रखी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि दोषियों के लिए किसी तरह का कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल पुराने मामले में 7 नवंबर को यानी कि सोमवार को दोषियों को बरी कर दिया। गुरुग्राम साइबर सिटी में काम करने वाली लड़की को 9 से 10 फरवरी को 2012 की रात को दिल्ली के कुतुब विहार के उसके घर के पास एक कार में तीनों ने अपहरण कर लिया था। उसका शत विशत शव जो है वो 3 दिन बाद रेवाड़ी के गांव में रोधई के एक खेत से मिला था। शरीर पर कई चोटें भी थी और उस पर कार के औजारों से लेकर मिट्टी के बर्तनों तक की वस्तुओं से हमला किया गया था। पुलिस ने बताया था कि रवि ने अपराध की सजा रची क्योंकि महिला ने रिश्ते के लिए उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। लड़की के अपहरण के समय के चश्मदीदों के बयान के आधार पर पुलिस ने लाल इंदिका
गाड़ी की तलाश की थी और कुछ दिन बाद उसी गाड़ी में घूमता हुआ राहुल के हाथ लगा। उसने अपना गुनाह कबूल किया और दोनों साथी रवि और विनोद के बारे में भी जानकारी दी। तीनों को निशानदेही पर पीड़िता की तलाश बरामद हुई। वहीं डीएनए रिपोर्ट और दूसरे तमाम सबूतों से निचली अदालत में तीनों के खिलाफ केस निर्बाध तरीके से साबित हुआ था। वहीं 2014 में पहले निचली अदालत ने मामले को दुर्लभतम की श्रेणी का मानते हुए तीनों को फांसी की सजा सुना दी थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा और इस मामले में एमिक्स क्यूरी बनाई गई थी और वरिष्ठ वकील सोनिया माथुर ने जजों से अनुरोध किया था कि वह इन दोषियों में सुधार आने की संभावना पर विचार करें। उन्होंने कहा था कि दोषियों में से एक विनोद बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित है, वह ठीक से सोच समझ या विचार नहीं कर सकता है। वरिष्ठ वकील ने कोर्ट से दोषी के प्रति सहानुभूति भरा रवैया अपनाने का आग्रह किया था। गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी ब्रिज हादसे का स्वतः संज्ञान लिया है और एक हफ्ते के भीतर पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी है। गृह विभाग, शहरी आवास, मोरबी नगर पालिका और राज्य मानवाधिकार आयोग सहित राज्य सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी और गुजरात के मोरबी में छठ पूजा के मौके पर रविवार को ये हुए हादसे में पूरे देश को झकझोर के रख दिया था और इस हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई थी और सैकड़ों लोग इसमें घायल भी हुए थे। हादसा मच्छू नदी पर केवल ब्रिज टूट जाने की वजह से हुआ था। मोरबी पुलिस ने अब तक 3 सुरक्षा गार्ड, 2 टिकट बुकिंग क्लर्क और 2 ठेकेदार और ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले 7 महीने से यह पुल मरम्मत के लिए बंद था और स्थानीय प्रशासन के मुताबिक पुल की मरम्मत और देखभाल का काम एक प्राइवेट कंपनी को 15 साल की लीज पर दिया गया था, लेकिन इस कंपनी ने पुल को जनता के लिए खोलने से पहले कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया था और गुजराती नववर्ष दिवस पर कंपनी के मालिक जय सुख भाई पटेल की पोती ने पुल का उद्घाटन किया था और जय सुख भाई पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था कि मरम्मत के बाद यह पुल अब इतना मजबूत हो गया है कि इसे कोई भी अगले 8 से 10 वर्षों तक हिला नहीं सकता। बिहार के कटिहार जिले में आज स्थानीय भाजपा नेता संजीव मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके विरोध में गांव के लोगों ने चक्का जाम किया और क्षेत्र में पुलिस बल भी तैनात किया गया। पुलिस के अनुसार 2 बाइक सवार टेल्टा थाना क्षेत्र में स्थित मिश्रा के घर पहुंचे और उन्हें गोली मार दी गई। वहीं बताया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने चक्का जाम किया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। किराए पर नोक झोंक छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों की ओर। गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत और आरजेडी की हार के पीछे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव की मामी इंदिरा यादव की बड़ी भूमिका आंकी जा रही है। दरअसल गोपालगंज उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए परिणाम को देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि सीट पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल सलाम और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को जो वोट मिले हैं वे बीजेपी प्रत्याशी के जीत के अंतर से बहुत ज्यादा है। कहा जा रहा है कि ये वोट अगर आरजेडी में चले जाते तो बीजेपी नहीं जीत पाती। गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी को 70,000 के आसपास वोट मिली थी। वहीं आरजेडी उम्मीदवार राजेंद्र मोहन गुप्ता के खाते में
66,269 वोट आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि कुसुम देवी ने राजेंद्र मोहन गुप्ता को 1,794 मतों से हराया। वहीं सीट पर AIMMI उम्मीदवार अब्दुल सलाम को 12,214 वोट मिले, जबकि बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में उतरी इंदिरा यादव को 8,854 वोट हासिल हुए। नतीजों से साफ पता चलता है कि अब्दुल सलाम को वोट कुसुम देवी की जीत से अंतर से 7 गुना ज्यादा था। वहीं इंदिरा यादव को मिले वोट बीजेपी प्रत्याशी के जीत के अंतर से करीब 5 गुना ज्यादा था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य हिमाचल में AIMIM के 5 उम्मीदवार जीते थे, लेकिन उनमें से 4 विधायकों ने इस साल आरजेडी का दामन थाम लिया था। माना जा रहा है कि विधायकों की तोड़फोड़ में ओवैसी तेजस्वी लालू से खफा चल रहे थे, इसलिए गोपालगंज उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारकर आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया। वहीं गोपालगंज उपचुनाव के नतीजे आने के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर अपने मामा साधु यादव पर निशाना साधा। उन्होंने अपने मामा को कंस तक की संज्ञा दे डाली। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट में लिखा कि इस बार तो कंस मामा श्री कृष्ण के प्रकोप से बच गए, अगली बार मिट्टी में मिलना तय है। गोपालगंज की जनता का यही संदेश है। गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है तो मोकामा में पार्टी आरजेडी से हार गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाने वाले महाठग सुकेश चंद्र शेखर ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक और चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में एक बार फिर सुकेश ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कैलाश गहलोत के फार्म हाउस में 50 करोड़ रुपए 7 किश्तों में दिए गए। इसके साथ ही सुकेश ने दावा किया है कि सत्येंद्र जैन और जेल डीजी संदीप गोयल की तरफ से उसे लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसने कहा कि जेल में उसे जान का खतरा है। उसने अपनी जान का खतरा बताते हुए इस पूरी मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। वहीं सुकेश चंद्रशेखर का ये एलजी को तीसरा लेटर है और इस बार सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने उसके हाथ से लिखी चिट्ठी भी उपराज्यपाल को भेजी है। वहीं सुकेश ने इस चिट्ठी में उसके और उसके आम आदमी पार्टी के बीच हुए पैसे के लेन देन की पूरी जानकारी भी दी है और उपराज्यपाल को भेजी गई चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने 50 करोड़ कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर देने वाली 2019 में 10 करोड़ सत्येंद्र जैन के साथ को देने के साथ ही साल 2019 से 2020 के बीच तिहाड़ जेल से डीजी संदीप गोयल को देने का भी जिक्र है। इस चिट्ठी में बताया गया कि डीजी जेल के 12.5 करोड़ रुपए कब और कहां दिए गए और सुकेश ने इस चिट्ठी में लिखा कि इन सब के सबूत वो जांच के दौरान उपलब्ध करवा सकते हैं। ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने अपने वकील को 4 नवंबर को चिट्ठी दी थी और इसके बाद 5 नवंबर को सुकेश के वकील ने चिट्ठी में लिखी बातों को टाइप करके अपनी तरफ से एक चिट्ठी बनाई, साथ ही में हाथ से लिखी चिट्ठी भी दी और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। वहीं इसी के साथ ही चिट्ठी में लिखी हुई कि सुकेश ने 4 क्लाइंट और रकम लेन देन की टाइमिंग और जगह भी बताई है। दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन परिसर अपने साफ सुथरे माहौल के लिए जाने जाते हैं और यहाँ थूकने पर भी जुर्माना लगाया जाता है। यहाँ के नियमों के बारे में सूचनाएं भी हल पर अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों को दी जाती है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो के एक वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स के साथ ही DMRC को भी हैरान कर दिया, जिसमें एक शख्स को मेट्रो ट्रैक पर टॉयलेट करते हुए देखा जा सकता है। वायरल वीडियो में एक शख्स दिल्ली मेट्रो स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पटरियों पर टॉयलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो साउथ दिल्ली के मालवीय नगर स्टेशन का बताया जा रहा है, जिसे कुछ दिन पहले ही ट्विटर यूजर ने शेयर किया था और अब ये वीडियो ऑनलाइन धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वहीं दिल्ली मेट्रो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में बताया कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सिस्टम के अंदर सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में मदद करें। यात्रियों के उपयोग के लिए स्टेशन पर शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि ऐसी कोई गतिविधि देखी जाती है तो यात्री पास के किसी DMRC अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या हमारे 24x7 हेल्पलाइन नंबर या सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ताकि दोषी पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री और उनके करीबियों की ओर से सेल कंपनियों में निवेश और गलत तरीके से माइनिंग लीज लेने का आरोप से संबंधित जनहित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के योग्य नहीं माना। हेमंत सोरेन ने इसे सत्य की जीत बताया और यह जनहित याचिका झारखंड हाई कोर्ट में शिव शंकर शर्मा नामक शख्स ने दायर की थी, जिसके मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री सोरेन और झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी और सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले में संबंधित PIL की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। उनकी याचिका पर अगस्त में हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने सोमवार को यह फैसला दिया कि शिवशंकर शर्मा नामक शख्स की ओर से हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसके पहले झारखंड हाई कोर्ट ने इस याचिका के मेंटेनेबल यानी सुनवाई योग्य नहीं माना था। राज्य सरकार और हेमंत सोरेन की अपील पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुए सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। वहीं सुनवाई के दौरान उन्होंने हाईकोर्ट में दाखिल PIL और मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि जिस शिवशंकर शर्मा की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन और उनके करीबियों पर आरोप लगाते हुए दायर की गई दोनों PIL के उद्देश्य भयावह है और करना है और याचिकाकर्ता के पिता की सोरेन परिवार के साथ पुरानी रंजिश रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई थी कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने एक्सटॉर्शन की 50 लाख रुपए की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक चलती हुई रोडवेज के एक बस में आग लग गई, जिसकी अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये रोडवेज बस दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से यात्रियों को लेकर एटा डिपो जा रही थी। जिस वक्त यह हादसा हुआ बस में कई यात्री भी सवार थे। हादसे में धुआं उठते देख यात्रियों ने किसी तरह बस से कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। खबर के मुताबिक यूपी रोडवेज की बस दिल्ली के आनंद विहार से एटा डिपो जा रही थी और बस में कई यात्री भी सवार थे। ये बस जैसे ही हाथरस थाना सिकंदराऊ क्षेत्र में पहुंची, अचानक बस में धुआं उठने लगा और देखते ही देखते बस को आग की लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया और आग लगते ही बस में यात्रियों की चीख पुकार मचने लगी, जिसके बाद यात्रियों ने चलती हुई बस से कूदकर अपनी जान बचाई। वीडियो में मतलब साफ देखा गया कि किस तरह से बस जो है वो आग की लपटों से घिरी हुई है और अगर समय रहते यात्री अपनी जान नहीं बचा पाते तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हुए और रोडवेज बस में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम को तत्काल मौके पर बुलाया गया और तब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। तब कहीं जाकर आग पर काबू जो है वो पाया जा सका और बस के यात्रियों ने बताया कि ये आग जो है वो अचानक चलती हुई बस में लग गई थी। बहरहाल राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी का भी कुछ नुकसान होने की खबर नहीं आई है और सभी यात्री सुरक्षित हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए राज प्रथम के साथ। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। चाय कैपुचिनो। क्या सर, टाइम है आने का? चलो। कैपेचिनो। ग्रीन टी। तो इतना भी झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रैपिडो है, लो प्राइस, कंफर्टेबल और क्विक। टाइम से पहुंचो एकदम आराम से। रैपिडो, बाइक वाली टैक्सी।
बार स्वागत है आपका। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वाम दलों और डीएमके नेता के सहयोगियों के साथ 15 नवंबर को राजभवन में सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। सांसद तिरुचि शिवा भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राज्य सरकार के बीच जुबानी जंग भी शुरू हुई। राज्यपाल ने खुनी चुनौती देते हुए कहा कि 15 नवंबर को मेरी अनुपस्थिति में मार्च ना निकाला जाए। मार्च उस दिन आयोजित करे जब मैं राजभवन में रहूं। मैं वहां आऊंगा और अगर आप में हिम्मत है तो सार्वजनिक बहस करें। राज्यपाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुलपतियों को उनके कर्तव्य करने से रोका जा रहा है और कानून और व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने संवैधानिक तंत्र के पतन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आगे बढ़ो और समस्या पैदा करो। राजभवन में घुसो। अगर तुम में हिम्मत है तो सड़क पर मुझ पर हमला करके दिखाओ। वहीं सीएम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें पहचानता हूं। आपको बता दें कि यूजीसी के नियम के विपरीत एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश के साथ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रविवार 24 अक्टूबर को राज्य में 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफे की मांग की थी। चौंसी स्टेशन पर बरेली अलीगढ़ पैसेंजर ट्रेन में हत्या के बाद जिस युवती का शव मिला था उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ था। वहीं स्लाइड जांच में दुष्कर्म की पुष्टि के बाद पुलिस ने हत्या के अलावा दुष्कर्म की धारा भी बढ़ा दी। इस मामले में बरेली जीआरपी के सिपाही नीरज कुमार समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। आरोपी सिपाही निलंबित किया गया। बरौली में निजी कंपनी में नौकरी करने वाली अलीगढ़ निवासी 23 वर्षीय युवती का शव 29 जून को बरेली से अलीगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की दिव्यांग बोगी में मिला था। पोस्टमार्टम में गला दबाने की पुष्टि होने पर चौंसी जीआरपी थाने में अज्ञात पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। वहीं युवती के परिजनों ने कॉल रिकॉर्डिंग और पुरानी बातचीत के आधार पर 4 लोगों पर संदेह जताया था, जिसके बाद जीआरपी ने बरेली के कारपेंटर इश्तियाक अहमद, बरेली की निजी कंपनी में काम करने वाली शाहजहांपुर के एसआर राजपूत उर्फ शीश राम, अलीगढ़ के अद्वेश कुमार और बरेली के जीआरपी के सिपाही नीरज कुमार को मामले में आरोपी बनाया था। पोस्टमार्टम के समय बनाई गई स्लाइड की जांच में युवती के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई। वहीं स्लाइड रिपोर्ट मिलने पर पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाने के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तारी अनिल जोशी रस्किन दी गई है। साथ ही रोक दिया गया। पहचाने जाने में बड़ी सौगात मिलने गई। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर शहर के विकास को कई उड़ान देने वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में करीब 3500 करोड़ रुपए से बनने वाली 112 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का भूमि पूजन करने जबलपुर आए थे। और इस दौरान जबलपुर के सांसद राकेश सिंह के मुताबिक मध्य प्रदेश और केंद्र शासन के एकजुट प्रयास से ये रिंग रोड जबलपुर शहर के समीप स्थित 83 ग्रामों से होकर गुजरेगी और इससे सभी दिशाओं में जबलपुर को एक समान रूप से विस्तार होगा और संस्कारधीन के नाम से पहचाने जाने वाला यह शहर विकास के नए आयाम प्राप्त करेगा। वर्तमान में जबलपुर शहर 6 राष्ट्रीय राजमार्गों से घिरा हुआ है और सभी 6 राष्ट्रीय राजमार्ग जबलपुर शहर में मिलते हैं। वहीं प्रस्तावित 112 किलोमीटर लंबाई की बाहरी रिंग रोड इन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को इंटरकनेक्टिविटी प्रदान करते हुए जबलपुर शहर के अंदर भारी वाहनों के दबाव को कम करती है। वहीं इससे यातायात व्यवस्थित भी होगा और राहगीरों की यात्रा सुगम और सुरक्षित भी होगी। माना जा रहा है कि रिंग रोड के बनने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी और रोज के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। शहर के निकट औद्योगिकरण और व्यापारिक गतिविधियों के नए अवसर उत्पन्न होंगे। वहीं सांसद सिंह ने भी बताया कि रिंग रोड परियोजना के तहत मातृतुल्य नर्मदा पर 2 पुलों का निर्माण भी प्रस्तावित है। दोनों पुलों के निर्माण स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के तहत आइकॉनिक ब्रिज के रूप में किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।